नमस्कार। चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच में एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज हमारे मंच पर हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर सौरभ नाटेय शर्मा। सौरभ नाटेय शर्मा, जिनको हम कांग्रेस के नेता के रूप में कम और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा जानते हैं। आम जनता के मुद्दों को सड़कों पर बेहतरीन तरीके से उठाकर उनका समाधान की कोशिश में लगे सौरभ नाटेय शर्मा ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जिनमें से दूध का आंदोलन, बिजली का आंदोलन और स्वच्छ जल क्रांति, लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए संघर्ष किया है और सफलता भी मिली है। आज विचार मंच में हम आपका स्वागत करते हैं, कॉफी हाउस विचार मंच में। और हमारा पहला सवाल है कि शहर विकास को लेकर जो सब परिकल्पनाएं होती है, संभावना होती है, आपने बहुत सड़कों पर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जबलपुर शहर पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, जब से आप लगातार राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, क्या उस गति से विकास की सड़क पर दौड़ा है, दौड़ना चाहिए, या कहाँ कमी रहेगी? आपके मन में क्या परिकल्पना है? देखिए, जहाँ तक अगर आप शहर की बात करें, अगर अर्बन एरिया की बात, आपकी परिकल्पना जानना चाहते हैं, पहले कैसा शहर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जिस शहर में हमने जन्म लिया है, जिस शहर में हमने अपना बचपन बिता के इस उम्र तक पहुँचे, हम चाहते हैं इस शहर में एक ऐसी व्यवस्था हो कि जहाँ पर शहर के जो वाशिंदे हैं और जो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में एक इतना अच्छा संवाद हो कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से उनके जो आय के स्रोत हैं उसको वो हासिल कर सके, और जो आम जनता है उसको ये महसूस हो कि हम जो जिस तरीके के कर इस शहर में दे रहे हैं उसके एवज में हमको सुविधाएं मिल रहे हैं। जिस तरीके का तालिबानी शासन रहता है, उस तरीके की भावना उन आम जनता तक ना पहुंचे। जैसा कि आपने देखा है कि अनेकों बार पानी की सप्लाई जो होती है वो बंद कर दी जाती है, कहीं रामनगरा की मेन लाइन ख़राब हो जाती है, कहीं अलग जितनी भी हमारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ की लाइन ख़राब हो जाती है, और लगभग एक एक हफ्ता, 2-2 दिन, 4-4 दिन पानी नहीं पहुँचता है। जब आपसे नगर निगम कर लेता है, अगर आप देरी करते हैं तो उसमें वो अतिभार लगाता है, उसमें पेनाल्टी लगाता है, लेकिन जब नगर निगम की लापरवाही के चलते अगर आपको पानी में अवरोध आता है तो उसके लिए नगर निगम कोई आपको कंपनसेट नहीं करता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता के बीच एक इतना अच्छा संवाद हो, तब जाके हमारा शहर विकास की गति पर दौड़ सकेगा। सिर्फ महज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं चाहिए कि कैसे उनका राजस्व बढ़े, कैसे लोगों से वो राजस्व की वसूली कर सके, बल्कि इतना अच्छा संवाद हो, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो कि शहर भी उसमें योगदान देने का काम करे, और वह जो राजस्व की वसूली होती है उससे शहर विकास में काम हो सके। तकरीबन 15 साल का अगर आप बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ 15 साल में ऐसे कोई भी काम नहीं हुआ जिससे शहर की जनता अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से खुश हुई हो, या फिर उसको महसूस हुआ हो कि शहर विकास के तरफ दौड़ रहा है। अनेकों ऐसे मामले, चाहे सीवर लाइन का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे प्रदूषित जल की बात हो, फिर चाहे कर वसूली की बात हो, फिर चाहे अतिक्रमण की बात हो, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वह फेल साबित हुआ है, और एक अच्छा संवाद आम पब्लिक से वह करने में असफल साबित हुआ है। मैं चाहता हूं कि शहर हमारा इस गति से दौड़े कि यहाँ पर रहने वाले को यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिले। आज आप देख रहे हैं कि जबलपुर का जो नौजवान है वह जबलपुर में रहना नहीं चाहता है। 10वीं, 11वीं, 12वीं की वे परीक्षा देता है और उसके मन में एक परिकल्पना होती है कि मैं इंदौर, भोपाल, बेंगलोर, पुणे, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में जाके मैं अपना रोजगार तलाशूंगा, वहाँ पर अपना जीवन यापन करूंगा। और हमारा जो शहर है यहाँ पर आज बुजुर्गों का शहर बन चुका है। उनके जितने भी औलादें थी, तकरीबन 70-80% जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो जबलपुर शहर को छोड़ के अपने सामर्थ्य का उपयोग वह दूसरे शहर के विकास में लगा रहे हैं, और जबलपुर से एक उनकी दूरी बन गई है। निसंदेह इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने उनको एक अच्छा माहौल नहीं दिया, अच्छा एक एटमॉस्फेयर नहीं दिया, अच्छी हम लोगों ने उनके लिए परिस्थितियाँ नहीं बनाई कि वे अपने ही शहर में टिक के यहाँ के रोज डेवलपमेंट में वे भागीदारी बन सके। और क्या होना चाहिए अपने शहर में, एक अच्छे उन्नत शहर के, डेवलप शहर की क्या परिकल्पना? देखिए, सबसे पहले तो हमारे शहर में ये होना चाहिए कि ऐसा माहौल बने कि हमारा जो रोजगार है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वह इसी शहर में लगे। उसके लिए हमको चाहिए कि यहाँ पर अनेकों रोजगार बने, एक अच्छा माहौल बने, आपके चाहे प्राइवेट नौकरियाँ हो वह यहाँ पर बढ़ने का काम हो, जो भी हमारे छोटे क्षेत्र की जो सरकारी नौकरी होती हैं वह बढ़ने का काम हो, व्यापार के रास्ते बने। आपको पता है जैसे जबलपुर जो है रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत बड़ी
मंडी है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ऐसे अनेकों तरीके के काम उस इंडस्ट्री के माध्यम से जबलपुर के शहर में किए जा सकते हैं, जिसमें नौजवान हो, नौजवान पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, उनके सामर्थ्य का इस्तेमाल करके वे आदमी यहाँ पर टिक सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जबलपुर में जो रेडीमेड गारमेंट का उद्योग है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, उसको हम उठाने का काम करें। महज रेडीमेड गारमेंट्स बना देना, छोटे छोटे ये बना देना, ये सिर्फ कागजी बातों से नहीं होगा। इसको आपको एक एंथुजियाज्म के साथ, इसको आप एक लय के साथ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको मुहिम बना के इस बात को यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। तब हमारा नौजवान भी यहाँ पर रुकेगा और हमारा शहर जो है बहुत बढ़िया गति से विकास के रास्ते पर चढ़ेगा। बाहर की इन्वेस्टमेंट भी आएंगी, बाहर की कंपनियाँ भी आएंगी, हमारा बना हुआ माल बाहर भी जाएगा। जो छोटे छोटे गरीब तबकों में लोग रहते हैं, जो छोटा छोटा जरी का काम करते हैं, बटन टाकने का काम करते हैं, इन सबको भी रोजगार मिलने का काम होगा। शोरूमों को भी रोजगार मिलने का काम होगा, ट्रांसपोर्टर को भी रोजगार मिलने का काम होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में रोजगार के बहुत अच्छे अच्छे आयाम स्थापित हो और तमाम जनप्रतिनिधि, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी अन्य दल के हैं, एक मन के साथ, एक उद्देश्य के साथ जबलपुर को सामने रखते हुए इस काम में वे भागीदारी देने का काम करें और बड़ी ईमानदारी से उस पर काम करें। एक किसी भी शहर की मूल जो जड़ होती है, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जिसमें सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आवाजाही ग्रामीण प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी में काम से जुड़ी है, आप पिछले 15 वर्ष इस तरह की सड़कों का जाल बनाने के विकास आपकी परिकल्पना क्या है? देखिए, मैं आपको बताता चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बहुत ही कारगर साबित हुई और देश में उसको बहुत अच्छे से लागू किया गया और गांव-गांव सड़कें भी बनी। लेकिन वह स्थिति अर्बन एरिया में इसलिए नहीं हुई क्योंकि संविधान के 74वें संशोधन में जो हमको मोहल्ला समिति के माध्यम से एक अधिकार दिया गया था, उसको लोकल बॉडीज जो हैं वह स्वीकार नहीं रही हैं। कोई भी अर्बन बॉडी की सबसे जो छोटी इकाई होती है मोहल्ला समिति। 74वें संशोधन में साफ तौर पे उल्लेखित है कि अर्बन एरिया में तकरीबन 100 घर के बीच में एक मोहल्ला समिति होगी, उसको आर्थिक सक्षम बनाया जाएगा, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी और वह 100 जन के बीच में वह मोहल्ला समिति का गठन होगा। इसके लिए हम लोगों ने बहुत जनजागरण भी चलाया। उसका महत्व यह है कि जब भी कभी किसी मोहल्ले में अगर रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, टैक्स की समस्या है, तो वह जो मोहल्ला समिति है जो कि संवैधानिक तौर पर रजिस्टर्ड होती है, उसके माध्यम से ये तमाम काम होंगे। टेंडर भी उन्हीं के माध्यम से होंगे, टेंडर भी उनके सामने होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे, हमारी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, हमारा भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। ये तमाम चीज़ों को अर्बन बॉडीज़ ने यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा ये शहर भुगत रहा है। अगर आप जबलपुर शहर में को मोहल्ला समितियों से कर देंगे तो मैं समझता हूँ जिस तरीके की सड़कों की बात आप ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर सड़कें जबलपुर शहर में बन जाएगी। मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया अपनी बातों को रखने का। आपके माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जबलपुर शहर में कितनी क्रियाशील आपने मोहल्ला समितियां बनाई हैं, ऐसी कितनी मोहल्ला समितियां हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड है, ऐसी कितनी मोहल्ला समितियां हैं जिसकी आप मीटिंग लेते हैं, ऐसी कितनी मोहल्ला समितियां हैं जिनको आपने आर्थिक सक्षम बनाने के लिए प्रयास किया गया है। ये तमाम बातों को यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है। एक सिंपल प्रोसीजर कर दिया जाता है, कोई भी रोड है उसका टेंडर करा जाता है, उसमें कमीशन तय हो जाता है। 10 लाख की जो रोड होती है उसमें मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं, महीना 1.5 महीने में वो रोड उखड़ जाती है। लेकिन वही रोड अगर मोहल्ला समिति के माध्यम से बनेगी, अगर मोहल्ला समिति की उसमें मॉनिटरिंग रहेगी तो 10 के 10 लाख लगेंगे। और उसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान है, जब तक मोहल्ला समिति की एनओसी नहीं मिलेगी तब तक उस ठेकेदार का बिल पास नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें हैं, इनको लागू होने की इस शहर में ज़रूरत है। जब ये लागू होगी तो आप देखेंगे कि शहर में चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे टैक्स, मोहल्ला समिति में नगर निगम को एक इतना अच्छा अफसर है, आपको घर घर जाना पड़ता है टैक्स कलेक्शन के लिए। मोहल्ला समिति की ये ड्यूटी बनती है कि उसके दायरे में जितने घर आते हैं उनका वो टैक्स कलेक्ट करके नगर निगम तक पहुंचाए। ये दो तरफा काम, एक तरफा काम नहीं है कि सबरे अधिकार उनको है। इसमें नगर निगम को भी बहुत लाभ होएगा, आम जनता को भी लाभ होगा। और जिस तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक अच्छा संवाद दोनों के बीच में स्थापित हो, उसमें एक सेतु का काम करता है मोहल्ला समिति, जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जबलपुर में करना चाहिए। आपने काफ़ी आंदोलन किए हैं, मतलब तत्काल में जब बीजेपी की सरकार थी इलेक्शन के पहले बिजली का एक बड़ा मुद्दा जी, उस वक्त जल क्रांति का ये आंदोलन कैसे आपके मन में विचार आया कि कैसे उसको जन्म लिया? हमारा एक अनुरोध है कि आप पहले कॉफ़ी जाए। थैंक यू। कॉफ़ी चलती चले। देखिए, अच्छा, इसी बीच मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि कल जिस तरीके से जो आपका हुआ कि आज चौक पे चर्चा होनी है, तो बहुत अलग अलग जबलपुर के अलग अलग कोनों से सुझाव भी आए मेरे पास। जैसे एक हमारी महाकौशल कॉलेज में एचओडी हैं,
इंग्लिश डिपार्टमेंट की डॉक्टर प्रतिभा कुमार, उनने मेरे को फ़ोन करके एक सुझाव दिया कि सौरभ भाई प्लीज़ आप इस इश्यू को उठाइए कि बहुत हमारे शहर में भी बहुत एनिमल लवर्स लोग हैं। पूरे लॉकडाउन में देखा जानवर कैसा भूखा प्यासा घूमता था, उसको व्यवस्था नहीं होती, तो तब से लेके और वैसे भी उनको जानवरों से बड़ा प्रेम है। तो बोले जब कभी नगर निगम की कोई गाड़ी उसको कुत्ते को ऐसा उठा के लेके जाती है, वो पता ही नहीं रहता उसको कहाँ छोड़ना है, क्या करना है, तो आप प्लीज़ इस मुद्दे को उठाइए कि नगर निगम के द्वारा डॉग हाउस भी बनाया जा सके। हम एक संगी जी, एडवोकेट संगी जी हैं, जिनके बारे में मैं बाद में आपको जब सीवर वाले विषय पे आऊँगा तो विस्तार से बताऊँगा। वे डुमना तक साइकिलिंग करके जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर आप डेवलपमेंट के नाम पे आपने जंगल के जंगल उखाड़ दिए। ऐसी तमाम सड़कें हैं जहाँ बीच में पेड़ लगे हैं और दोनों तरफ से रोड का आना जाना है। उनका ये सुझाव है कि आप बिना जंगलों को अलग करें, बिना पेड़ों को अलग करें, क्योंकि आज के डेट में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जबलपुर का पॉल्यूशन जो PSU लेवल है वो कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250 तक हो गया है और 300 के ऊपर इसको खतरनाक माना जाता है। तो उनका ये निवेदन है, उनका ये विषय है कि पेड़ों को ना उखाड़ा जाए, डेवलपमेंट के जो और भी रास्ते होते हैं उस तरीके से आप करने का काम करें। हमारे निखिल अग्रवाल जी हैं, उनका एक सुझाव आया कि जितने भी हमारे ओवरब्रिज बने हुए हैं रात में ये बिल्कुल भयावह और डरावनी स्थिति में हो जाते हैं और जितने भी शहर में असामाजिक तत्व के लोग हैं वहाँ पर उनका जमावड़ा लगा रहता है। दूसरा, जो आपकी जो बड़ी रोडें जो आउटर एरिया से शहर को कनेक्ट करती हैं उसमें फॉस्फेरस लाइन डाली जाए, जो कि यातायात में स्वयं से संचालित हो सकती है, सुलभ हो सकता है। हमारे मालवी जी हैं, उनका सुझाव आया कि नगर निगम की कई जो लाइटें हैं वो दिन भर जलती रहती हैं, कई जगह है वहाँ पर लाइट ही नहीं जलती है। ऐसे तमाम सुझाव आए, इसीलिए कॉफ़ी के बीच में मैं आपको उनके विचार भी रखना चाहता हूँ। और ये मंच का उद्देश्य भी ये जी बहुत अपनी बात आपके पास देखिए, ये एक अलग तरीके का कंसेप्ट आप लोगों ने चालू करा और ये जबलपुर के लिए ज़रूरी भी। कोई भी विषय पर अगर चर्चा नहीं होगी तो वो चीज़ें, मैं जैसा कि मैंने अपने प्रोमो में भी बोला था कि जबलपुर शहर जो है ये राजनीतिक चेतना की धरती रही है, मगर कुछ समय से इसमें बड़ी कमी आई है। अब चूंकि चर्चा हो रही, मैं इसमें कहीं ये नहीं करना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करूँ। मेरा सीधा कहना है कि जबलपुर शहर के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, उनने कभी जबलपुर शहर को सामने रख के काम नहीं करा। हमारे मन में एक परिकल्पना, एक चेहरा ध्यान में आता है शरद यादव जी का। वे जबलपुर छोड़ के भी गए, उसके बाद भी जबलपुर का कोई भी विषय होता था तो वो सबसे पहले खड़े हो गए। फिर चाहे दिल्ली ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे आपका रेलवे जोन की बात हो, चाहे आपके एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हो, ये तमाम मामले में अभी भी आप अगर शरद जी के पास जाएंगे, जबलपुर का कोई भी आदमी जाएगा तो वे सबसे पहले अड़ जाते हैं कि जबलपुर को ये दिलाया जाए। कुछ समय तक इसमें शून्यता आई, लेकिन एक बार फिर हम लोगों को आसबंदी है आदरणीय तनखा जी से। आपने देखा किस तरीके से तनखा जी ने, चाहे पेटीएम की बात हो, चाहे यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ों पर उनका फोकस रहता है। जब आपने देखा था स्पाइस जेट की उड़ान बंद हो गई थी, उसके जो CEO हैं, उस दिन मैं सौभाग्यवश दिल्ली में ही था, वह उसके CEO के साथ 1.5 घंटे मीटिंग करके आए। उनके मित्र ने उनसे निवेदन करा कि आप पुनः स्थापित करें। जब एक एक्सीडेंट हो गया था, एक जानवर घुस गया था, तो वो स्पाइस जेट ने बिल्कुल तय कर लिया था कि जबलपुर जैसे छोटे शहर में हमें हमारी उड़ान नहीं चलानी, लेकिन तनखा जी ने उसको प्राथमिकता से लेते हुए नहीं, ये मेरे शहर का मामला है, उनने करा। तो जिस तरीके की सोच आदरणीय शरद यादव जी में थी, उसी तरीके की तनखा जी में मेरा ये सोचना है, इस शहर का पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, वो सबसे पहले जबलपुर को सामने रखे। आज हमारी हैसियत है, हमारा नरा यहाँ पर गड़ा है, अगर उसको प्राथमिकता से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। सांसद बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन काल में कितना हम हमारे शहर को, हमारी सोसाइटी को सर्व करके जाते हैं। आप सक्षम हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि फोकस हमको जबलपुर में करना है, दलगत राजनीति से उठ के काम करने का काम हो। तनखा जी का आपने देखा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का भी कोई जनप्रतिनिधि उनके पास जाए, कोई विषय बताए जो कि जबलपुर के डेवलपमेंट की बात हो, सब चीज़ों को किनारे रख के उस काम के लिए वे लग जाते। उसमें वे कतई ये नहीं सोचते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने बताया है। साफ तौर पे उनका विजन साफ है कि जबलपुर का डेवलपमेंट हो, फिर चाहे उनको किसी से भी बात करना पड़े, किसी भी स्तर पे बात करना पड़े, वे करते हैं। आपका कोई सवाल जी सौरभ जी, जबलपुर की ज्वलंत समस्याओं के प्रति आप लोग बहुत सजग रहे हैं। विशेष रूप से आपके पिताजी का भी कार्यकाल हम लोग ने देखा है, वो भी बहुत सेंसिटिव थे इस मामले में। मेरा केवल एक प्रश्न है, जबलपुर में अतिक्रमण का बड़ा हल्ला होता है,
और अतिक्रमण जब पूरा बन जाता है, ये पूरा निर्माण हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जागता है और बड़ा ढोल धमाका बजा के सवेरे से सारे पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, तमाम बिजली के अधिकारी इकट्ठे होते हैं और एक मकान या एक बिल्डिंग या एक दीवार को ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, उसने अतिक्रमण किया, परंतु इसके बाद क्या नगर निगम के किसी अधिकारी के ऊपर क्या कभी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, निसंदेह अतिक्रमण जो है वह ना केवल जबलपुर बल्कि मैं समझता हूँ हर शहर का एक समस्या रहती है। लेकिन सिर्फ अतिक्रमण हटा देना और एकाएक कभी भी हटा देना, कभी भी बन जाना, ये विषय नहीं। मसला ये है कि चाहे व्यावसायिक अतिक्रमण हो, जैसे पान की गुमटियाँ होती हैं, ठेले होते हैं, फिर चाहे लोगों के द्वारा एनकरोचमेंट किया जाता है, इसमें आपको सतत मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ मोहल्ला समिति एक बहुत बड़ा और बहुत कारगर विषय जो मैंने आपके सामने रखा है, सिर्फ अतिक्रमण के लिए नहीं। अगर आपने मोहल्ला समितियों का निर्माण कर दिया तो उन 100 घर की ड्यूटी रहती है कि जहाँ कहीं पर भी निर्माण हो रहा है, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है, तो होने के पहले ही वह उसको रोक दें और उनकी ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हिस्सा रहते हैं। तो जब हमारी जड़ ही कमज़ोर है, जब हमारी प्राइमरी ही कमज़ोर है, तो निसंदेह हम ये सब चीज़ों से पार नहीं पा सकते। दूसरी तरफ जो व्यावसायिक अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं, नगर निगम उनसे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इस करके आप उनसे गरीब आदमी से कर लेते हो। जब आपको मुहिम चलानी होती है उसको आप उखाड़ के फेंक देते हो, तो ये तरीका भी काफ़ी हद तक गलत है। या तो आपको उससे पैसे ही नहीं लेना चाहिए, उससे कर ही नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आपका अब ये अधिकार नहीं बनता है कि आप उसको एकाएक उसके रोजगार से वंचित करने का काम करें। निसंदेह अतिक्रमण शहर में ना हो, शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जबलपुर की जो गरीब आबादी है, समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठा व्यक्ति है, जो सुबह घर से निकलता है तब जाके शाम को उसका चूल्हा जलता है, ये जवाबदारी हमारे प्रशासन की बनती है कि कैसे हम उसमें अवरुद्ध ना बने, बल्कि उसको और रोजगार के आयाम दें। अतिक्रमण आप हटाएं, बिल्कुल हटाएं, लेकिन उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था व्यवसाय के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए आपको पहले बनानी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अतिक्रमण तो होता है जी, और प्रशासन में जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है उनको उस चीज़ को देखना चाहिए। उस समय वो आँख मूंदे रहते हैं और जाके अंततोगत्वा वो बेचारा व्यक्ति पनिश होता है जिसने बना लिया है। तो हमारा ये कहना है कि कभी अधिकारियों पर कार्रवाई तो होना चाहिए। नहीं, कार्रवाई निसंदेह होनी चाहिए। वे आंखें कभी नहीं मूंदते। जब अतिक्रमण होता है वह तब भी सजग रहते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं। जब अतिक्रमण अलग करने की बात होती है तब भी वह वही प्रक्रिया अपनाते हैं। अगर किसी का बचा लिया तो फिर उससे अपनी जेब गर्म कर ली। आप जबलपुर में देखिए, जबलपुर में अतिक्रमण के क्या हाल है। आप अगर मुहिम चलाना चाहते हैं इसी पे चलाइए, लेकिन उसमें गलत कार्रवाई नहीं करिए। अतिक्रमण ना हो, अधिकारियों पे कार्रवाई हो। बोलने करने में बहुत अच्छा लगता है, निसंदेह जहाँ जो अधिकारी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो होगी कैसे जब करने ही वाले वो हैं, जब आपकी मोहल्ला समिति ही नहीं है, जब लोकल आपकी सामुदायिक सहभागिता का अभाव है, लोकल वहाँ पर सबने अतिक्रमण करके रखा है, तो उस चीज़ को होना संभव नहीं है। हमको चाहिए कि सबसे पहले हम मोहल्ला समितियों का निर्माण करें, तब जाके अर्बन एरिया की जितनी भी समस्याएं समाप्त होने का काम करें। मोहल्ला समिति का एक प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण का बात कर रहे हैं, अगर हमको थोड़ा सा पावर भी देखिए लोकतंत्र में अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो तो विकास अच्छा होता है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में पंच, सरपंच, बीडीसी, फिर जनपद। हमारे यहाँ क्या शुरू होता है, वार्ड अध्यक्ष के नीचे की जो जनसमूह है, जो सहभागिता आपको लेनी है, वह तो निगलेक्ट हो रही है। आप अगर मोहल्ला समितियां बनाते हैं, उस वार्ड का जो पार्षद रहेगा वह उसका संरक्षक रहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है। और संविधान ने ये अधिकार दिया गया है, हमने उस बात को, हम टैक्स भरो, प्रचार गाड़ी चलाते हैं, कचरा जमा करो, प्रचार गाड़ी। एक भी गाड़ी नगर निगम ने मोहल्ला समिति निर्माण करो इसके लिए आपने चलाई? आपने कभी ये जनसमूह को बताया कि मोहल्ला समितियों को क्या अधिकार हैं, मोहल्ला समितियों के माध्यम से कितना अच्छा विकास हो सकता है, मोहल्ला समितियों के माध्यम से जनसमूह को क्या अधिकार मिल सकते हैं, क्या उनकी ड्यूटी है? आप देखेंगे जिस तरीके के टैक्स कलेक्शन में नगर निगम को दिक्कत आती है, अगर मोहल्ला समितियां बन जाती है, मैं समझता हूं कि 90 से 95% तक का जो आदमी है वह नगर निगम तक अपने टैक्स पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ थी हमने उसको दबा दिया, सिंपल प्रोसीजर अपनाया, क्योंकि हमको भ्रष्टाचार के रास्ते साफ रखने हैं, सरलता से हमको पैसे खाने हैं, रोडों में हमको गुणवत्ता विहीन काम करना है, ये तमाम चीज़ें हमको करनी है। इसलिए हमने जो जनसमूह के लिए जो अधिकार थे, जो व्यवस्था थी, उसको
उसको हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उसको हम लागू नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस करके हमारा शहर पिछड़ता जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस कॉफ़ी हाउस से निकल के आप 10 नौजवानों को से आप बात कर लीजिएगा, उसमें से 10 के 10 बोलेंगे कि हम तो इस चक्कर में कि कैसे हम इस शहर से भागें और कहीं पर जाके अपना रोजी रोजगार करें। और उस जो नौजवान है, उसका माँ, उसका पिता, उसके दादा दादी बहन जो भी बुजुर्ग होते होंगे वह यहाँ पर अकेले छूट जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जिसके जवाबदार इस शहर के जवाबदार लोग हैं, इस शहर का प्रशासन है, इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं। आगे कंधों पर कोई जवाबदारी आती है? देखिए, मैं अपने सामर्थ्य के साथ, चूँकि मैं एक ऐसे परिवार से रहा हूँ कि बचपन से मैंने अपने पिताजी को हर मसलों पे जद्दोजहद करते देखा है। जवाबदारी आए अथवा ना आए, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप में इस शहर का जिम्मेदार आदमी हूँ और मेरी ड्यूटी बनती है कि कहाँ भी कुछ भी गलत अगर होता है तो मैं उसके लिए लड़ूँ, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें मैं सहभागी बनूँ, ये मेरी ड्यूटी बनती है। निसंदेह अगर मेरे ऊपर कोई जवाबदारी आती है तो आज मैं जो काम करता हूँ उससे 100 गुना तेज़ी से करूँगा, लेकिन जबलपुर शहर के विकास के लिए कभी भी शांत बैठने का काम नहीं करूँगा। तो हमारे साथ डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस के संपादक राकेश हैं। सौरभ जी, आपने बहुत बेबाकी से बात रखी अपनी, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए शहर में जनहित से जुड़े, लेकिन मूल बात जो निकल कर आ रही है कि आपको जितना अनुभव है किस तरह से सत्ता में रह के लोग भ्रष्टाचार करते हैं और अफसरों के बीच के समन्वय की बात आती है। ऐसे में क्या आपको कभी अवसर मिलेगा या ना मिले, मोहल्ला समिति के लिए आप कितना लड़ेंगे? लागू करवा के रहेंगे या कुछ ऐसा कि भ्रष्टाचार ना हो सके? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जबलपुर में तकरीबन 50 मोहल्ला समितियां लड़ झगड़ के मैंने रजिस्टर्ड करवाई हैं और जाके 14 घंटे 15 घंटे रात को 1 बजे तक बैठक कर के लोगों को उसके अधिकार, उसके बायलॉ समझाए हैं। पूरे शहर में मैंने स्टिकर पोस्टर लगवाए थे कि ये आपके अधिकार की चीज़ है, इसका आपको निर्माण करना चाहिए। कई समाचार पत्रों ने इसमें मुहिम भी चलाई थी और उनने मेरे से, मैं पत्रिका में एक हमारे वो थे प्रेम भैया, उनने इसको बहुत तरीके से इसमें मुहिम भी चलाई थी और हम लोगों ने मिलकर बहुत सी मोहल्ला समितियों का निर्माण भी करा था। और दूसरी स्टेज थी कि आर्थिक कैसे सक्षम बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके का फंड नगर निगम में होता है वैसे ही फंड मोहल्ला समितियों को मिलना चाहिए। लेकिन शासन की, प्रशासन की, नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं उनकी जो उदासीनता है उसके चलते ये मुहिम कहीं हद तक ठंडी हुई। लेकिन जब भी कभी जिस भी मंच पे हमको मौका मिलता है, जिस भी मोहल्ले में हमको मौका मिलता है, कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति समस्या बताता है तो पहले हम उसको इकट्ठा करके मोहल्ला समिति के बारे में उसको बताते हैं कि आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मोहल्ला समिति का निर्माण कर लिया। तो निसंदेह जहां भी हमको मौका मिलता है मोहल्ला समिति के निर्माण का हम लोग प्रचार करते हैं, उसके महत्व को लोगों तक बताते हैं और अधिकारियों को भी हम लोग 2 टूक बोलते हैं जब भी कभी ऐसी बात होती है कि आप लोग मोहल्ला समितियों का निर्माण इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं कि आपकी जो जेबें गर्म हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी। आप इतने बड़े दल से हैं, कांग्रेस से हैं जी, और संघर्ष वाले परिवार से जो है, लेकिन यदि सत्ताधारी दल के लोग साथ में नहीं आ रहे, मोहल्ला समिति जबकि संविधान में भी है 74वें संशोधन में, फिर भी इसको कोर्ट तक क्यों नहीं ले जा रहे? क्या ऐसी वजह है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हो? कांग्रेस के लोग, विवेक तनखा जी और भी बड़े बड़े नगर अध्यक्ष हैं, आपकी एक बहुत लॉबी है बड़ी, मोहल्ला समिति को लड़ झगड़ के क्यों नहीं ला पा रहे जब इतनी बढ़िया बेहतर चीज़ें? देखिए मोहल्ला समितियों की जब हमने मुहिम चलाई थी उसमें कई बैठकों में हमारे आदरणीय तनखा जी भी शामिल हुए थे और उनने भी इस बात का प्रचार करा था कि मोहल्ला समितियों का निर्माण हो। चूंकि ये संविधान बन चुका है, इसमें मोहल्ला समिति ना बनाए ऐसा नगर निगम बोलता नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करता है, उनको आर्थिक सक्षम बनाने के लिए काम नहीं करता है, इसलिए इसमें कोर्ट का विषय नहीं। अगर नगर निगम ये बोलता है कि मोहल्ला समितियों का निर्माण हम नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी और सबसे अभाव जो हमको दिख रहा है कि नगर निगम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, जनप्रतिनिधि इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, पार्षद इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। आम आदमी को चाहिए कि आम आदमी तक ये जागरूकता फैले कि मोहल्ला समिति के माध्यम से हम क्या पा सकते हैं। निसंदेह हम लगातार इस मुहिम को 2-2.5 साल से चला रहे हैं। चूंकि अभी जो जिस तरीके का राजनीतिक उठापटक चल रहा है, ये जब शांत हो जाएगा आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसके लिए जन जागृति फैलाई जाएगी। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, चाहे चुनाव का सीजन हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसे मुद्दे जो शहर विकास में काम होते हैं रात दिन हम उसमें काम करते हैं। ये जो अभी ये उपचुनाव होने वाले हैं, ये जब समाप्त हो जाएंगे आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर इस मुहिम को हम पुनः चालू करेंगे और आपका भी सहयोग इसमें लेंगे। आपको कभी मौका मिला बतौर मेयर
और अभी तो ये आपने बताया ये ड्रॉबैक है जी। लोग जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति है जी। है ना। आपको तो बतौर मेयर या सत्ता में आने के मौका मिला तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुहिम चलाते हुए नगर निगम को, अर्बन एरिया को, अर्बन बॉडीज़ को, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को सक्षम बनाने के लिए मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जबलपुर में मोहल्ला समितियों का निर्माण हो। स्वतः से पूरे प्रशासन को लगा के जिस तरीके से कर वसूली के लिए नगर निगम मुहिम चलाती है, वैसे मोहल्ला समिति के निर्माण के लिए मुहिम चलाई जाएगी। दूसरे पक्ष में कर वसूली को रखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने मोहल्ला समिति का निर्माण कर लिया तो कर वसूली जैसे छोटे विषय तो आप सरलता से पालोगे। तो सबसे पहली मुहिम रहेगी कि मोहल्ला समितियों का निर्माण हो। एक सवाल और, फ्लाईओवर को लेके मौजूदा सांसद लंबे समय से संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में भी और सारी बातें जिस तरह से सामने आ रही है कि इसका श्रेय लोग शरद यादव को देते हैं। आपके पिताजी भी इनके साथ संघर्ष के साथ ही रहे हैं। क्या सच्चाई समझते हैं आपकी? शहर में बहुत सारी चीज़ें शरद यादव ने दी और सारी जब ये बातें होती हैं तो इस पर आपका क्या मत है? देखिए, मेरी एक बात में ही सारी बातें हो गई। जो मैंने पहले आपको बोला कि जबलपुर में वह जनप्रतिनिधियों का अभाव है जो जबलपुर को सामने रख के काम करते थे, जो ना अपने दल को देखते थे, ना अपनी परिस्थितियों को देखते थे, ना अपनी जेब को देखते थे, वो जबलपुर को देखते थे। एक नेता हमको शरद यादव मिला था, दूसरी हमारे को आशा उम्मीद आदरणीय विवेक तनखा जी से, क्योंकि उन्हें उस तरीके के काम करके दिखाना शुरू कर दिए। राकेश सिंह जी की बात हो, मैं दलगत राजनीति से उठ के बात करना चाहता हूँ, किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। आप इतने बार से जबलपुर शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, लोकसभा में आप सदस्य रहे हैं, अपने दल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। क्या उनका शहर ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वे अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभा रहे हैं। जबलपुर शहर में मैंने बताया अनेकों, मैंने क्या बताया, आपके कैमरे ने कई बार कैद करा है। युवा यहां से जा रहा है, पानी के स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन 14 साल से काम चल रहा है, 640 करोड़ रुपए लगा दिए, 30% से कम काम हुआ है, 640 करोड़ रुपए का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है। उसमें मैंने PIL भी दायर करी और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे वकील हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय आदित्य संघी जी, जब मैं इस पिटीशन को फाइट कर रहा था तो उनने खुद से मेरे को बुला के और उस पिटीशन की में वह वकालत कर रहे हैं। और आदित्य संघी एक इतना बड़ा जबलपुर में नाम है कि अगर आप सोचो ही तो कम से कम जेल में आपको 10-15 लाख रुपए की फीस लेके जानी पड़ेगी, तब वे आपका केस फाइट करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं शहर को बताना चाहता हूँ कि जबलपुर में ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ रहते हुए इस सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। ना 1 रुपये की उनने मेरे से फीस ली, ना 1 रुपये की फ़ोटोकॉपी का पैसा लिया, बल्कि अगर मैं उनके 3-4 बार फ़ोन नहीं उठाऊं तो झल्ला के वे मेरे को फ़ोन करके डांटते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। ये होते हैं लोग जो अपने प्रोफेशन में रह के सोसाइटी को सर्व करते हैं। आज वे हमारे इस पिटीशन में फ़ाइट कर रहे हैं, हमारे वकील के तौर पर हैं। माननीय न्यायालय ने 15 दिसंबर तक एक चीफ एग्जामिनर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उसको अपॉइंट करा है कि 15 दिसंबर तक आप इसमें पूरी रिपोर्ट फाइल करिए। और आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, माननीय न्यायालय ने इसमें हर हफ्ते सुनवाई रखी थी, हर हफ्ते इसमें सुनवाई होती थी और पूरा जो नगर निगम का प्रशासन है वहाँ पर तलब किया जाता था। हमने उसमें डॉक्यूमेंट पेश करे हैं कि आज से तकरीबन 14 साल से आपने 640 करोड़ रुपये सीवर लाइन में खर्च कर दिया, उस रुपये का आपने ऑडिट नहीं कराया, 30% काम नहीं हुआ है, अभी तक कॉलोनियाँ नहीं जुड़ी हैं, टैक्स वसूलियाँ आप शुरू कर दिए हैं, 3 महापौर बदल दिए गए हैं, उसके बाद भी ये सीवर लाइन की स्थिति जो बनी हुई है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय इसमें बहुत अच्छा एक आदेश देगी जल्दी, जो कि एक मिसाल बनेगा कि इस तरीके के भ्रष्टाचार में जितने भी लोग रहते हैं उसको करने से बचेंगे। मेरा सवाल विषयांतरित हो गया जी। मेरा सवाल ये था जी कि आप संघर्ष के साक्षी रहे हैं, शरद यादव जी आपके पिताजी और आप बचपन से जैसा आपने पृष्ठभूमि, राकेश सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी विपक्ष से फ्लाईओवर को लेकर सोशल मीडिया में भी जिस तरह से एक ब्रिगेड चल रही है कि शरद जी ने दिया हुई है, तो ये थोड़ा सा सच्चाई आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सब सवाल मेरा ये नहीं, सच्चाई नहीं संदेह, अगर फ्लाईओवर बन रहा है उसमें आदरणीय शरद यादव जी का भी योगदान रहा है, विवेक तनखा जी का भी योगदान रहा है,
स्वाभाविक है राकेश सिंह यहाँ के सांसद हैं तो उनका भी योगदान रहा होगा, लेकिन बात वो जद्दोजहद की है। मैं समझता हूँ इसमें सबका सामूहिक योगदान है। सिर्फ राकेश सिंह जी को अगर आप इसका श्रेय दें तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं और भी जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं जिनने इसके लिए पहल करी है उनके साथ बेईमानी होगी। और सिर्फ फ्लाईओवर कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि आप उसके लिए ढोल बजाते रहो, खुश होते रहो। फ्लाईओवर अभी 25 करोड़ रुपए सिर्फ शुरुआती तौर पे उसके लिए निकाल के दे दिए गए, कहीं पर कुछ काम नहीं। अभी आप देखिए आगे जिस तरीके का हाल सीवर लाइन में हुआ है, मैं समझता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता रहती है, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार रहती है तो ये सीवर लाइन से बड़ा ब्लेंडर जबलपुर में होने जा रहा है। मैं तो आपसे मांग करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से उन जवाबदार आदमियों को भी इस चर्चा पे बुलाइए जो इस सीवर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेके अभी तक जो उसमें शामिल रहे हों। तीनों महापौर रहे, अगर जो उस समय से लेके अभी तक के कमिश्नर रहे हों, उनसे आप बात कर सके कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि जिस प्रोजेक्ट को आज से 5 साल 10 साल पहले समाप्त हो जाना था, 14 साल में मात्र 30% आप काम करे हो। 640 करोड़ रुपए का आपने 1 रुपए का ऑडिट नहीं कराया। इससे बड़ी बदबू भ्रष्टाचार की और कहाँ आ सकती है। उसके बाद जबलपुर शहर इसको चुपचाप से बर्दाश्त कर रहा है। इसी राजनीतिक चेतना के अभाव की मैं बात कर रहा हूँ, इसी राजनीतिक जागरूकता की मैं अभाव की बात कर रहा हूँ कि इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है, हमारा शहर शांत बैठा है। जो जिम्मेदार लोग हैं वह अपना काला पीला करने में जो 15 वर्षों में विपक्ष में रही कांग्रेस जी नगर निगम जी जी उसकी भी भूमिका होगी, वो उतना शोर या उतनी शक्ति से इस बात को नहीं उठा पाई कि ये हो रहा है। कैसा लगता है? देखिए, मैं भी विपक्षी दल का कार्य करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें पिटीशन इतनी जद्दोजहद करके आज उस स्थिति में ले आया हूँ कि बहुत ही जल्दी उसमें निर्णय आने वाला है। ये दिन दो दिन की प्रक्रिया नहीं रहती, तकरीबन 5-6 साल से मैं इसमें लगा हूँ। एक एक कागज़ जुटाना, एक एक फोटोग्राफी करना, एक एक तथ्य को जुटाना। यहाँ पर हम लोगों ने इस सीवर लाइन के प्रोजेक्ट को सड़कों पर भी लड़ने का काम करा है। हमारे नगर सत्ता के जो विपक्षी पार्षद थे उनने सदन के अंदर भी लड़ने का काम करा है और माननीय न्यायालय में भी लड़ने का काम करा है। विपक्ष कहीं भी शांत नहीं बैठा है, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ही मजबूती के साथ उसमें लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई आप देखेंगे परिणाम तक पहुंचेगी। इसके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जिनने जबलपुर शहर में इतना गलत काम किया है उनको सजा मिलने का काम होगा। माननीय न्यायालय इसमें आदेशित करेगा। एक बात और निकल के सामने आई कि जद्दोजहद क्या सौरभ नाथी शर्मा अकेले करेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर करेगी? क्योंकि आंदोलन के स्वरूप आपके जितने भी नजर आए हैं अब तक सिर्फ सौरभ नाथी शर्मा, सर्वदलीय आंदोलन हो, बिजली आंदोलन हो, ये सारी चीज़, और गठबंधन को ले वो आपके पार्टी की जो खिंचाव रहता है उसकी हमेशा बातें आती हैं। देखिए जो सवाल था 15 साल का संघर्ष। देखिए, ये विपक्षी गठबंधन बनाने का जो तरीका है ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है और खून से भी मिला है। जब आपको अगर सत्ता से संघर्ष करना है, कहीं व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, तो आपको सब विपक्षियों को एक साथ आना पड़ेगा। चाहे दूध का आंदोलन हो, चाहे बिजली का आंदोलन, तमाम आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके हम लोगों ने विपक्षी दल को भी इकट्ठा करके लड़ाई लड़ने का काम करा था। और सिर्फ सौरभ शर्मा की जवाबदारी नहीं है जद्दोजहद की, और मेरे पार्टी के चाहे अध्यक्ष हों चाहे कार्यकर्ता हों, सब उसमें साथ होते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा मेरा कोई भी आंदोलन नहीं रहा जिसमें पार्टी के लोग ना रहे हों। आदरणीय लखन गंगोरिया जी हमारे साथ रहे हैं, जब भी कभी आंदोलन हो, संजय यादव जी रहे हैं, विवेक तनखा जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है। जो हमारे यूथ के लोग हैं, दिनेश यादव जी हैं अध्यक्ष, जो यूथ के लोग हैं वह पूरी टीम हम लोग के साथ रहती है। कहीं ऐसा नहीं है कि अकेले संघर्ष करता हूँ। जब पार्टी की ताकत हमारे साथ रहती है तब जाके हम अपना मादा बना पाते हैं कि हमको लड़ाई लड़ना है, हमको करना है। अगर सौरभ शर्मा अकेला हो तो ये लड़ाई लड़ ही नहीं जा सकती है। संगठन का हमारे लिए साथ रहता है, संगठन का हमको आशीर्वाद रहता है, और संगठन के जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं उनका हम लोगों को मार्गदर्शन रहता है, तब जाके ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। एक सवाल दीक्षित जी का है जी। फिर एक दो विषय में अपने आपसे कहना चाहूँगा जी जी ठीक है सर। आज जबलपुर शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट है। हमारे शहर की जो पुलिस है वो सिर्फ चालान काटने और अतिक्रमण तोड़ने के काम ही आ रही है। आदमी की सुरक्षा में इसकी कोई पहल नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गुंडे बेखौफ हो गए हैं, तो पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। देखिए, पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता तो हमने वाकई में अभी कुछ महीने से देखी है। इसके पहले जब लॉकडाउन का समय था, मैं समझता हूँ उस समय काफ़ी हद तक जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी वह सही थी। नेपियर टाउन जैसा एरिया जिसको बहुत ही सुरक्षित माना जाता था कि ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, अगर आपको चोर गुंडे बदमाशों से अगर आपको खौफ रहता है तो आप यहाँ पर बढ़िया अपना घर बनाए रहें।
और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वारदात उन्हीं पॉश इलाकों में हुई है, फिर चाहे वो नेपियर टाउन हो, राइट टाउन हो, चाहे सिविल लाइंस का एरिया हो। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें निष्क्रिय रहती है। साफ तौर पे आपने खुद आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि चालान काटना, वसूली करना, ये तमाम चीज़ों पे लॉकडाउन के समय किस तरीके से, ठीक है पुलिस ने, प्रशासन ने उस समय अच्छा काम करा, लेकिन कुछ गलत काम भी उनने करा है। तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनका फोकस इस बात पे रहे कि हम पब्लिक को कैसे सर्व करें, पब्लिक की जो सुरक्षा की भावना है उसमें हम कैसे विश्वास हासिल करें। ये चालान काटना, ये तो बहुत पीछे की ड्यूटी होती है पुलिस प्रशासन की। पहले आपको चाहिए कि आपकी जितनी बंद पड़ी चौकियाँ हैं उसमें आप स्टाफ की व्यवस्था करें। जहाँ पर अगर दूर तक कोई चौकी या थाना नहीं है वहाँ पर आप स्थायी या अस्थायी चौकियों का निर्माण करें, वहाँ पर आप अपने स्टाफ को बिठाएं। डायल 100 जो है उसको और बढ़ाने का काम करें। हर चौक में उनकी ड्यूटियाँ हो कि रात को 8-9 से लेके सुबह 5-6 बजे तक। ये तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस प्रशासन कर सकता है और उनको करना चाहिए, जिसके चलते अपराधों में भी नियंत्रण आएगा, लूट में भी नियंत्रण आएगा, तमाम चीज़ों पर नियंत्रण आएगा और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में पुलिस का खौफ रहेगा। पुलिस में भी कुछ ऐसे मिश्रा जी का अपराधियों के साथ उनका गठजोड़ रहता है जी। पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपराधियों के साथ गठजोड़ रहता है और वो उनकी मदद करते हैं और उनके नाम सामने आने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका कोई कारण हो? अच्छा, यही सवाल है नहीं? हाँ, सवाल इसका दोनों सवाल अलग अलग हो जाएंगे तब। अच्छा, दोनों सवाल अलग अलग। देखिए मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस जो है वो वर्ल्ड में उसका सेकंड नंबर पे नंबर आता है। फर्स्ट जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है उसको पूरे विश्व स्तर पे पहला नंबर का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया है। अगर महाराष्ट्र पुलिस को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान की पुलिस को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया है। और पुलिस प्रशासन इतनी सजग रहती है, इतनी बारीकी से काम करती है कि उसकी आंखों से कुछ नहीं बच सकता। कहीं अगर जुआ चल रहा है, कहीं अवैध शराब बिक रही है, कहीं पर और भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, कहीं पर चोरों का जमावड़ा रहता है, ये तमाम चीज़ें पुलिस को पता रहती है। आप देखेंगे जब भी कभी त्यौहार आता है, निगरानी शुदा बदमाशों को उठाया जाता है। वो क्यों उठाया जाता है? क्योंकि उनके पास पूरा डाटा है, पूरा आकलन है, पूरी स्थितियाँ उनको पता है। लेकिन अपराधियों से साठगांठ होना ये उसी का दुष्परिणाम है जो कि आम जनता भुगतती है। जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के अपराधी आदमी एकाएक आज से नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है और पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड दर्ज रहता है कि कौन जुआ खिलाता है, कौन शराब पिलाता है, कौन लूट करता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। पुलिस इसको नज़रअंदाज करती है, उनके लूट के हिस्से में अपना हिस्सा बना लेती है। हाँ, 100%, 100%। मैं मान रहा हूँ, मैं इससे कहीं परहेज नहीं कर रहा हूँ। भले ही मैं एक राजनीतिक कार्य करता हूँ, राजनीतिक संरक्षण भी रहता है, पुलिस का भी संरक्षण रहता है। मैं इस बात को बड़ी बेबाकी से कहता हूँ, इसमें कहीं कोई परहेज नहीं। एक और बात यह है कि जबलपुर की एक आम जनता के मन में एक दर्द हमेशा रहता है कि वो व्यक्ति जो शुरू से लगातार ईमानदारी से आंदोलन करता है और वो अपने संगठन में, अपनी पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर भी आ जाता है, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो उसको विधायक का कोई टिकट नहीं मिलता है और उसको कोई संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का कोई मौका नहीं मिलता है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, पद पाना, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बचपन से अपने पिताजी को देखा है काम करते हुए। चुनाव लड़ना या चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं और निसंदेह जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वह चुनाव में जाने की सोचता है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर आपको मौका नहीं भी मिले तो भी आप उसको स्वार्थवश नहीं करिए। नहीं, अगर मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। नहीं, निसंदेह मैं समझिए, आप बेहतर आकलन, हाँ, विधानसभा में ज़्यादा बेहतर तरीके। हाँ, नहीं, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और आप बेहतर बता सकते हैं कि मैं और बेहतर काम कर सकता हूँ कि नहीं। निसंदेह टिकट ना मिलना वो कुछ क्षणिक समय का दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ उतने ही के लिए काम कर रहा हूँ तो इसमें तो स्वार्थ हो गया। जड़ों में कुछ विशेष बात है कि आपको टिकट नहीं मिल पा? नहीं, कभी कभी देखिए भाग संयोग की भी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आज नहीं मिला, आप लोग के आशीर्वाद से आगे कभी मिल जाएगा, और नहीं भी मिला तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आखिरी सांस तक जबलपुर शहर के लिए लड़ता रहूँगा, बनूँ अथवा ना बनूँ।
इनका सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में जनमानस में नहीं, संगठन के लोगों में ये बात रहती है कि कांग्रेस पार्टी मेहनत करने वालों की, संघर्ष करने वालों को मूल्यांकन नहीं करता। इसका कारण ये है, आप सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जूनियर से वो टिकट इतना आ जाते हैं, जो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं 3 बार मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी रहा हूँ। जो सेक्रेटरी बनने में लोगों को कई उम्र लग जाती, छोटी उम्र में मेरे को पीसीसी में सेक्रेटरी बनाया गया और आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप जो पाना चाहें या जो आप इच्छा कर रहे हैं वह ना मिले, लेकिन निसंदेह देर सवेर आपको वो अवसर मिलता है। और मैं समझता हूँ मेरी पार्टी ने कभी भी मेरे साथ बेईमानी नहीं करी। कभी कभी आदमी का भाग संयोग भी रहता है, पार्टी के हमारे जितने भी आला नेता हैं उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन ठीक है कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे तारे सितारे आड़े तिरछे हो जाते हैं जिस करके वो नहीं होता है, लेकिन पार्टी के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरा रहता है और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। भाग अगर सही रहेगा तो चुनाव भी लड़ूंगा। महत्वपूर्ण है काम करना तो अंतिम क्षण तक जारी रहूंगा। इस बीच कुछ बन जाऊं ना बन जाऊं ये दूसरी बात है। एक सवाल अनिरुद्ध सिंह का। ये तो कांग्रेस की ओर से आपकी जो समस्या उठाई जाती है शहर विकास में, इस बहुत अच्छी बात है और निसंदेह आपने आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको हमेशा उठाया है। एक आम नागरिक की जो समस्याएं महसूस होती हैं तो कुछ दिन बाद ये आप उसको उठा देते हैं, चाहे रिक्शे वालों का समस्या हो और या फीस की समस्या हो, बिजली का आंदोलन हो, लेकिन ये समस्याएं उस अंत तक नहीं पहुंच पाती हैं जहां तक इनको पहुंचना चाहिए। रिक्शे वाले हैं आज वो भी बाकायदा वैसे ही सब चल रही समस्याएं निसंदेह आपने उठाई, तारीफ की बात नहीं है, और एक प्रतिनिधि के तौर पे एक रहता है कि उठाया आपने। फीस की बात हो वो भी वहीं है, बिजली के बिल है वो भी वहीं है, तो इनको वहाँ तक पहुँचा पाना, इसके लिए थोड़ा सा बताइए। देखिए जहाँ तक रिक्शा चालकों की बात है, उनका मैंने संगठन बनाया, नगर निगम में उनको रजिस्टर कराया। रिक्शा चालकों की एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि एक बड़ा पूंजीपति 100-200 रिक्शे खरीद लेता था और उसको किराए पे चलवाता था और उनका रिक्शा चालकों का शोषण करता था। तो काफ़ी हद तक लड़के जो रिक्शा चलाता था उसी को हम लोगों ने उसका मालिक बनवा दिया। और ये सतत प्रक्रिया, ये ज़रूरी नहीं कि आपको अगर नहीं दिख रही है तो ये हो नहीं रही है। हमारे पास जितने भी रिक्शा वाले ऐसे आते हैं, ये नगर निगम के संविधान में उल्लेख है कि आप किराए से रिक्शा नहीं चला सकते। मैं एलानिया तौर पर रिक्शा नहीं चला सकता, आप इलीगल तो कुछ भी जुआ भी खिला सकते हैं। तो हम लोगों ने रिक्शा वालों के संगठन बनाए, चाहे स्टेशन के रिक्शे वाले हों, चाहे बस स्टैंड के हों, चाहे सब्जी मंडी के, ये तमाम जन का हम लोगों ने एक श्रमिक संगठन बनाया है जो कि सतत काम करते हैं और हम लोगों की मीटिंग भी होती है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें काम हो रहा है। दूसरा, दूध की आपने बात करी, जद्दोजहद करके उस समय हम लोगों ने दूध के दाम भी कम कराने के काम करे। जिस तरीके का जो स्कूल फीस की बात है, जिस तरीके से शासन प्रशासन उसमें अभिभावकों पर दबाव बनाता था, बड़े ही संकोच करते थे वो लोग आने में, उसके बाद भी कुछ एक जो रहते थे जिंदा लोग, जागृत लोग, वे हम लोग के साथ आते थे। जिस तरीके से संविधान के तौर के दायरे में हम लोग उन पर दबाव बना सकते थे, उसको हम लोगों ने बनाने का काम करा। बीच में आपने देखा होगा माननीय न्यायालय का भी आदेश आया था कि जो स्कूल प्रशासन है वह फीस लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे तमाम उसमें बारीकियां आ जाती हैं जिसमें हम लोगों की लड़ाई वहाँ तक पहुँच के रुक जाती है। लेकिन चाहे बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली में आप जाके देखिए कितने हजारों लोगों के हम लोगों ने बिजली के बिल कम कराए। हम लोग का एक हेल्पलाइन नंबर चलता है, मैं आपको अभी दे दूंगा, उसमें आप कभी भी फ़ोन करें, अगर आपका बिल वाकई में गलत है तो हमारा कार्यकर्ता जाके उसको सही कराता है। आपकी कईयों को मैंने कंपनसेशन दिलाया है। विद्युत प्रदाय संहिता में एक प्रावधान है कि अगर बिना घोषित करे, अगर अघोषित आपकी बिजली काटी जाती है या उनके फॉल्ट के चलते अगर आपको बिजली अवरुद्ध होती है तो नगर निगम आपको कंपनसेट करेगा। मगर हमको ये पता ही नहीं है, हम कभी लेते ही नहीं है। कईयों को लड़ झगड़ के मैंने 150, 200, 250 रुपये तक दिलाए, तब जाके लोगों को समझ में आया कि हम उल्टा लेने के भी हकदार हैं। बिजली एक बहुत बड़ा विषय है, ये एक दिन में समाप्त होने वाली बात नहीं है। लेकिन जबलपुर में काफ़ी हद तक हम लोगों ने बिजली विभाग के जो प्रशासन है उन पर नकेल कसी है। जिस तरीके का खौफ बिजली विभाग के लोगों का आम जनता पे रहता था, अब उल्टा हो रहा है। आम जनता का खौफ बिजली विभाग वाले महसूस करते हैं। अब आपके विषय हम पहले सुनिए। देखिए, एक मेरा विषय अभी तकरीबन 2 साल से मैं अपना स्वच्छ जल क्रांति अभियान में चला रहा हूँ। हम लोगों ने देखा एक हमारे रोहित यादव जी हैं, उनका बेटा है शांति नगर में, 6-7 साल का बेटा, उसको
आपका मोशन से ब्लड आने लगा, उल्टी से वॉमिट करते में ब्लड आने लगा और उसका वजन कम होने लगा। बहुत उसने डॉक्टरों को दिखाया, सब दिखाया उसको भी नहीं। फिर एक डॉक्टर ने सलाह दी आप अपने घर के पानी को जांचें। उन्होंने पहले पूछा बोरिंग का है कि नहीं, उन्होंने बोला नहीं नगर निगम का है। जब उसने जांच कराई तो आपका जो पीने का पानी होता है उसमें 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ई कोली, एक होता है कॉलीफॉर्म। और कॉलीफॉर्म होना चाहिए 10 ml में सिर्फ 10, ओनली 10 उसकी यूनिट है। 100 ml पानी में 10 हो तो वो परमिसेबल है, और ई कोली जो है वो 0 होना चाहिए। तो जब उसके पानी की जांच कराई गई तो जिसकी यूनिट 10 होनी थी वो निकली 900, और जिसकी 0 होनी थी वो निकली 600। उसने अपने बच्चे को यहाँ से शिफ्ट करके अपने ससुराल में सतना छोड़ दिया, और 4 दिन के अंदर वो बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्वस्थ पहले जैसा हो गया। हमारे मित्र हैं, हम लोग की चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं ये बात तो हमको खटकती थी कि जबलपुर का पानी इतना भारी है। आप जबलपुर में भारीपन महसूस करते हैं, बाहर जाएं तो स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो जबलपुर में बड़े पैमाने पे हम लोग ने 400-500 जगह टेस्ट कराए, जिसकी मैं रिपोर्ट भी लाया हूँ। ये आप देखेंगे अलग अलग एरिया में, ये देखिए ये कॉलीफॉर्म 10 होना चाहिए, ये देखिए 2400, ये 10 होना चाहिए 20, ये देखिए ये कॉलीफॉर्म 0 होना चाहिए 550। आपके द्वारा टेस्ट कराएंगे रिपोर्ट? ये मैंने वाटर टेस्टिंग लैब PHE की जो मान्यता प्राप्त है, जी जी जी, इसमें एक वाटर टेस्टिंग किट आती है जिसको हम लोगों ने बांटी थी, खुद से बांटी थी, खुद के सामने सैंपल ली थी, खुद से टेस्ट कराई थी। माननीय महापौर महोदया स्वाति गोडबोले जी को भी दी थी कि आप जांच कर लीजिए, हो सकता है हम बेईमानी कर रहे हो, आपको घेरने का प्रयास कर रहे हो। उनने वो लिया ना, उसकी जांच कराई। एक किट हमने उनको भी दी थी कि हमें आपके भी स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि राइट टाउन में भी बहुत प्रदूषित पानी आता है। ना उनने खुद की जाँच कराई ना वो कराई। इसमें भी माननीय न्यायालय में पिटीशन पेंडिंग है। इसमें हमारा ये कहना है कि जब आप वाटर टैक्स लेते हैं तो आपको उस वाटर की गुणवत्ता भी जांचना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। हम अगर किसी से दूध ले रहे हैं, अगर वो दूध में बेईमानी करता है, हम उसकी कंप्लेन करते हैं, फूड कंट्रोलर आता है, उसको उस पर मामला बनाता है, उसको अंदर करता है, पूरे शहर में उसकी भद्र पिटती है और उसकी दुकान बैठ जाती है। तो क्या आपकी भद्र नहीं पिटनी चाहिए? आप वाटर टैक्स ले रहे हैं, आप पानी ना दें वह बेहतर है, लेकिन आप जहरीला पानी दे रहे हैं जो कि हमने प्रमाणित कर दिया है। इस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना आप इसकी जांच करना चाह रहे हैं कि सौरभ शर्मा झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा। मैं 2 साल से चिल्ला रहा हूँ, अगर ये गलत बोल रहा हूँ इसका पर्दाफाश करके मेरे को एक्सपोज कर दें, आप वो भी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबलपुर शहर जो है बहुत रिस्की जोन में है पानी के मामले में। मैं आपके माध्यम से आपको डराना नहीं चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अपने पानी की जाँच कराएँ वाटर टेस्टिंग लैब से PHE की। और अगर कहीं आपको तकलीफ जाती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों के पास वाटर टेस्टिंग किट है, मैं अभी जल्दी में लाना भूल गया। उसमें आप अपने घर का पानी रखेंगे तो 2 दिन के अंदर वो काला काई जैसा हो जाएगा, मतलब आपका पानी जो है वो प्रदूषित है। हम लोगों ने तकरीबन 350 टेस्ट कराए, जिसमें से 350 जो टेस्ट थे वह पानी के बॉटल जो पानी था वह काला हुआ और उसमें प्रदूषण पाया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको नगर निगम को ध्यान देना चाहिए और आपको हमको जागरूक भी होना चाहिए। आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ मैं कि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। कोरोना तो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, मगर जो स्थानीय विषय है, जो हमारे लोगों की लापरवाही, हमारे लोगों की बेईमानी के द्वारा हम पे थोपा जा रहा है, जिससे हम लड़ सकते हैं उसमें लड़ने का काम करें। हमने इसमें सूचना के अधिकार से ये जानकारी भी प्राप्त करी थी कि पाइपलाइन की रिपेयरिंग में नगर निगम कितना सजग है, क्या कर रहा है। तो हमको जानकारी मिली कि 9 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए निकाले गए हैं पाइपलाइन की रिपेयरिंग के। मैं समझता हूँ 50 करोड़ में तो नई पाइपलाइनें बन जाती, मगर वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जैसा कि फिर बोल रहा हूँ, मोहल्ला समिति ना होने के कारण वह पैसे की बंदरबाट हो गई। जो नालों के अंदर से पानी की पाइपलाइनें जा रही हैं उसमें छेद हो गए, परफोरेटेड हो गए, और उसमें ऐसे अनेकों वीडियो मैं आपको दूंगा। वो पानी हमारे घरों तक जा रहा है, वह हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, उसी से खाना बन रहा है और हमें बहुत गंभीर बीमारियों के हम लोग शिकार हो रहे हैं। जब अपन शहर विकास की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल नहीं होता है, तो सामाजिक परिवेश है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संस्कृति है, साहित्य है, इन सब चीज़ों का समावेश होता है तब कोई विकास की बस को या उसका बैठ के आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम साहित्य के क्षेत्र में अपना शहर जो है बहुत मजबूत परंपरा से सुदृढ़, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या नज़रिया होगा? देखिए, मैं ऐसी अनेकों साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, गूंज हो, गुंजन हो, कदम। हमारी जबलपुर की तो मतलब जो लोग हैं ना इस मामले में
बहुत आगे हैं। आप देखिए कदम जैसी जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि अगर कोई मिलता है जी। क्या आप बेहतर कर पाएंगे, क्या करना चाहिए आपके नज़रिए में, क्या होना चाहिए इसके डेवलपमेंट? अगर मेरे को इनको बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़े। आपको अवसर मिले, नहीं, साहित्य की परंपरा है। देखिए निसंदेह अगर मेरा सामर्थ्य होगा एक आयोग का निर्माण करके ऐसे अच्छे अच्छे लोग जबलपुर के जो साहित्य में कमांड रखते हैं, जिनने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया हो, उनको उसमें शामिल करके उनके सुझाव लेके कि किस तरीके से, क्योंकि जबलपुर ये परसाई जी की धरती रही है। जबलपुर से अनेकों ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जो बम्बई में जाके अपना हुनर दिखा रहे हैं, लेकिन उनको वो एक्सप्लोजर नहीं मिल रहा है। ये साफ तौर पर जो अभाव है हमारे यहाँ, जो लीडरशिप, देखिए सब चीज़ें लीडरशिप से चलती हैं। आप भले ही उसको स्वीकारें चाहे ना स्वीकारें, चाहे खेल हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे अगर आप उसको एक्सप्लोजर नहीं देंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तनखा जी, उनके पास कोई भी कलाकार जाता है वो जुड़ जाते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लोजर मिले, कैसे उसके माध्यम से जबलपुर का नाम हो। तो कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिक चेतना की कमी है उसका अभाव है। अगर मेरे को मौका मिलता है तो निसंदेह साहित्य मेरा एक बहुत बड़ा विषय भी रहा है। लोहिया जी की भी बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत से ऐसे कवि सम्मेलन संगोष्ठियों में जाने का शौक़ है। तो जब भी कभी अगर ऐसा सामर्थ्य मेरे को मिलेगा तो उनके लिए काम करने का काम करूँगा। जल की आपने बात की, जल की शुद्धता की बात की, तो चूंकि रानी दुर्गावती का शहर है और 52 ताल तलैयों का शहर है, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, उनके संवर्धन के लिए आप क्या करने वाले हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उस पर अपना गौरव गान गा सके, वो अपने आप को धन्य मान सके, या हमारे लोगों ने कुछ आने वाले कुछ और नई जो परंपराएं हैं उनको बचा कर रखा है? देखिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त शहर और पर्यावरण में सुधार, ये सब किसी के लिए हो ना हो मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण और बड़े मजबूत विषय हैं। जबलपुर में अनेकों बार ये तालाबों की जो दुर्दशा है इसके लिए भी हम लोगों ने काम करा है, राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे। लेकिन ये निसंदेह हमारी धरोहर रही है। दुर्गावती जी के समय से जबलपुर जो ताल तलैयों का शहर रहा है, आधार ताल, रानी ताल, आप चेरी ताल, आदमी पूछता है ये ताल 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 आप क्या, तो उनको हम लोग इतिहास बताते हैं। इसमें बहुत बड़े हमारे अजीत वर्मा जी ने एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है पूरे उनके समय काल की। तो ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये धरोहर प्राप्त है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम इसके लिए भी कि हम उस धरोहर को बचा नहीं पा रहे हैं। निसंदेह अतिक्रमण से घिरे हुए हैं कई तालाब, आप उनको वहाँ से बाउंड्री से करके कई जगह ऐसा किया भी जाता है। अगर उनका संरक्षण नहीं करेंगे, उन्हीं ताल तलैयों को अगर हम सही नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम हमारे कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को कहीं भी प्रयास करने का मौका मिलता है, कहीं भी अगर वहाँ पर कार सेवा करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, कोई बुलाता है अथवा नहीं भी बुलाता है, कभी मेरे मन में जिज्ञासा होता है तो रानी ताल का जो तालाब है वहाँ कई बार मैं काम करता हूँ। तो निसंदेह उसमें जबलपुर शहर के लोगों को काम करना चाहिए और हमारी जो धरोहर है वह सुंदर हो। वहाँ पर पर्यावरण जैसा थोड़ा बहुत सूपा ताल में हुआ है, कुछ एक कैफ़े टाइप का बन गया, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बने तो स्वाभाविक तौर पे अपने आप वहाँ पर गंदगी होना कम हो जाएगी। अगर विकास की बस की ड्राइवर की सीट आपको बिठा दिया जाए जी, बस की रफ्तार, मैं तो खूब तेज दौड़ाऊँगा। देखिए मैं आपको मेरा सौभाग्य कि एक अच्छे घर में पैदा हुआ, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, घर पे माहौल अच्छा मिला, M.Com LLB तक पढ़ने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ और घर से अच्छा साधन संपन्न हूँ। परमात्मा की दया से सब कुछ है। सिर्फ मन में एक ये है कि आप जिस भी प्रोफेशन, जैसे मैंने आदित्य संघी जी का आपको उदाहरण दिया, वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन शहर की बात आई जुट पड़े, अपनी वकालत, अपने फीस को छोड़ के, अपने क्लाइंटों को छोड़ के इस पे जुट पड़े। और मेरे को भी, मैं प्रेम की बात होगी शहर से, सुनिए ना, अगर मेरे को विकास की सीट के ड्राइवर बना दिया जाए, ठीक है देखिए मैं बता रहा हूँ कि अंतिम क्षण तक और पूरी मेहनत मशक्क़त के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करूंगा कि हमारा जबलपुर शहर जो है, जिस तरीके से औद्योगिक राजधानी इंदौर को बोल दिया जा रहा है, वैसे संस्कार धानी को औद्योगिक राजधानी कहा जाए, रोजगार हर लड़के को मिले, इस तरीके के अवसर हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, पुलिस प्रशासन के मन में एक दहशत रहे कि अगर हम आम पब्लिक के साथ अगर बेईमानी करेंगे तो जो विकास का ड्राइवर है वो सही कर देगा। ये तमाम ये तमाम चीज़ों को मैं करूंगा, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मेरे पास और कोई कारण नहीं है राजनीति में रहने का, सार्वजनिक जीवन में रहने का। बाकियों के जो दूसरे कारण होते होंगे वो मेरे पास कारण नहीं, क्योंकि सब चीज़ों से तृप्त हूं। तो निसंदेह अगर ऐसा मौका मिलेगा, अभी जितना लड़ रहा हूं उससे 100 गुना तेजी से लड़ूंगा, कार्य करूंगा।
एक विषय छूट रहा है अभी जी। पर्यटन पर क्या आपकी पर्यटन के विकास के संवर्धन की बात भी अपन कर रहे हैं। सांसद जी का प्रिय विषय आपका है कि नहीं? नहीं हमारा तो मैं तो क्या बताऊं, मेरा तो सबसे प्रिय विषय है जबलपुर और सबसे प्रिय आदमी है जबलपुरिया। लेकिन हमारे जो जवाबदार लोग हैं ना वह जबलपुर से प्रेम कर पा रहे हैं ना जबलपुरियाओं से प्रेम कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वहाँ 5-5 बार सांसद हो, भेड़ाघाट, अब बम्बई में किसी को भेड़ाघाट बोलो उसको पता ही नहीं है। लेकिन वो हैंगिंग गार्डन में बम्बई में एक जूता बना है झूले का, वो हैंगिंग गार्डन सबको पता है कि वो जूता जहाँ पर कई गाने शूट हुए, वो भेड़ाघाट में इतना वो हो गया। भेड़ा इसका जवाबदार कौन है? चाहे वहाँ की बात हो, पायली की बात हो, शिकारा की बात हो, बरगी की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर होना चाहिए था, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर जिनका एक्सप्लोजर होना था। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि जबलपुर शहर को प्रेम करने वाला नेता एक पहले था और एक अभी हमको दिख रहा है। आप अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारा जबलपुर शहर ऐसे ही पिछड़ता जाएगा, जिसका खामियाजा जबलपुर शहर का हर वर्ग भुगतेगा। लेकिन हम नकारात्मक नहीं है, खामियाजा नहीं भुगतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ऐसे विचार में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद आदरणीय विवेक तनखा, उनकी बड़ी सकारात्मक सोच रहती है। एक अच्छी बात आ रही है। जी, चुने जाने पर आप आम आदमी के सुझावों का स्वागत करेंगे या आक्रोश हो जाएगा? देखिए जैसा आदरणीय दादा ने बोला था, हमारे आरिफ भाई बैठे हैं, हमारे मित्र, हम लोगों ने एक बहुत अच्छी एक पिक्चर बनाई थी कि अगर मान लो भगवान मौका देता है, विधायक बनते हैं तो कैसा करेंगे। तो ये बूथ और पर्चा, ये जो पुराने कंसेप्ट है ना, आजकल की जनरेशन इस पे नहीं चलती है। जो पहले सिस्टम होते थे ना, आजकल आप देखिए ऑनलाइन हो गए। पहले क्या होता था, पहले फ़ोटो लो जाओ। हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि अरे भाई अपन हर चौगड्डे में एक एक व्यक्ति बिठाएंगे, जो तनख्वाह मिलेगी वो पूरी उसी में लगाएंगे, क्योंकि व्यापार के दूसरे रास्ते बने हैं, वहाँ से आता रहता है। ये तो जो सर्व करा उसका पैसा मिलेगा तनख्वाह। हर चौगड्डे पे टेबल लगा के एक आदमी बिठाया जाएगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी कि सुबह 12 से 3 या 4 या 5 ऐसा करके, और उसके बाद एक पेटी रहेगी। और हर हफ्ते उस पेटी की एक एक चिट्ठी को हम देखेंगे। और आप बोल रहे हैं कि आम जनता के सुझाव, मतलब जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी जिस चीज़ से बचता है वो मेरा शौक है। अगर किसी दिन कोई काम ना आए, हाँ, तो उनको आप मेरी तरफ से बोल दीजिए। हाँ, अच्छा, नहीं, उनका स्वागत है, धन्यवाद। तो जब भी कभी अगर ऐसा होगा तो निसंदेह पब्लिक के बीच रहना हमारा शौक है, हमारी ललक, हमारी झील है। हम तो अगर जैसे आम जनता से अगर हम लोग किसी दिन अगर शहर से बाहर चले जाएं, 2-4 जन से अगर मुलाकात ना हो तो ऐसा लगता है कि आज का दिन व्यर्थ में चला गया। तो निसंदेह पब्लिक के बीच रहना तो हम लोगों का शौक है, कभी भी रहें, कहीं भी रहें। बिल्कुल। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई कॉफ़ी हाउस विचार मंच चर्चा चौक से, और अपनी समृद्ध राजनीतिक सामाजिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सौरभ नाटी शर्मा हमारे साथ थे और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, और ईश्वर संभव है कि उन्हें जिम्मेदारी दे। और जैसा कहा भी है कि विकास की गाड़ी पर ड्राइवर की सीट पर वो बैठेंगे तो बहुत तेज़ी से चलेगी, ऐसा कह सकते। लेकिन उनके मन में एक दर्द है कि जनता को वो नहीं मिल पाया है जो अभी तक मिल पाना चाहिए, और हमारा शहर और कहीं होना चाहिए विश्व के मानचित्र पर, चाहे वो पर्यटन हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, सब रूप में। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। लेकिन जनता की तरफ से सिर्फ इतना कहें कि क्या फिक्र है कि अंधियारा अजय भी तो नहीं है, फिर सूर्य के उगने का समय भी तो नहीं है, कैसे कह दे कि खुशहाल हैं हम लोग, मुस्कान का होठों पे उदय भी तो नहीं है। आज इतना, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपसे बातचीत होगी। एक 2-3 मिनट का समय हम सौरभ जी का और लेना चाहेंगे, जो हमारी परंपरा है स्वागत की, उसके लिए। आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आ जाओ। ऋषि जी हमारे बीच में है, ऋषि जी भी स्वागत करें। आइयो फोन करके पता करो, किसी से पता कर लो। और आगे राजेश के साथ मिस्टर इंडिया
हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अब भैया जो आप बोल रहे थे ना कि अकेले सौरभ शर्मा, उसमें ये भाइयों का भी बहुत रोल रहता है मालूम। एक सब साथ में आ जाए। एक कार्यक्रम लाइव चल रहा है, मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। ये हमारा कॉफ़ी हाउस विचार मंच का चर्चा चौकसे का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। फिलहाल हम एक और थोड़ा सा समय लेंगे, बैठिए। आज हमारे शहर के लिए और हमारी पत्रकार बिरादरी के लिए बहुत ही दुख का समय है। हमारे हर दिल अजीज, सबके प्यारे, जो सबको, हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन भी देते थे और आगे बढ़ने की बात भी करते थे। अगर हमें किसी विषय पर उनसे लेना था तो कल उनका अकस्मात निधन हो गया। हम सब लोगों के लिए बड़ी दुखद बात है, मतलब अपूर्णीय क्षति है शहर के लिए, पत्रकारिता बिरादरी के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द आप कहें, 2 शब्द आप कहें। संस्कारधानी जबलपुर में पत्रकारिता के लिए युवा मन की, युवा जन की प्रेरणा रहे हैं ज़हीर अंसारी, और हम सब लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे एक मार्गदर्शक के रूप में। सौरभ जी हमारे बीच में हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो भी ज़हीर अंसारी जी के लिए कहें, क्योंकि उनसे भी उनका आत्मिक जुड़ाव रहा है, उनका भी मार्गदर्शन उनको मिलता रहा है। सर, प्रथम मैं आदरणीय चाचा ज़हीर अंसारी जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय ज़हीर चचा एक ऐसे शख्स थे जो आज की टीआरपी की दौड़ वाले मीडिया के समय में वे एक विचारक थे, और पत्रकारिता का जो जिस तरीके का जुनून, मुद्दों का जो जुनून रहता था, उनमें देखते ही बनता था। मेरे अनेकों आंदोलन में मेरा मार्गदर्शन भी उनने किया है, जैसा है ना। कभी कभी अगर मैं कुछ भटकता था तो मेरे को फ़ोन करके बोलते थे, मेरे घर के नाम से मेरे को चिंकू करे, चिंकू इधर आओ ऑफिस। तो आपका सिविक सेंटर में बैठ के 1-1 घंटे मेरे को सौभाग्य मिलता था। और निसंदेह अनुभव जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा से पहले अनुभव होता है। जो अनुभव उनके पास था वह अनुभव मैं उनसे लेके अपने आंदोलनों में उसको लगाता था और काम करने का काम करता था। आज कहीं ना कहीं उनके ना रहते हुए उस कमी को मैं महसूस करूंगा। जिस तरीके का मार्गदर्शन उनको मिलता था उसका अभाव सदैव मेरे जीवन पे रहेगा। आदरणीय ज़हीर अहमद चचा, मैंने जैसा कि बोला, आज जिस तरीके की टीआरपी की जद्दोजहद मीडिया का जो दौर चल रहा है उसमें वे इतने संवेदनशील पत्रकार थे। वो छोटा बड़ा अखबार, मध्यम अखबार, कुछ भी हो, लेकिन पत्रकारिता को उनने जिया है, अपने जीवन में शामिल करा है। पत्रकारिता में उनने पूरा संपूर्ण अपना जीवन निकाला है। ऐसे मार्गदर्शक को आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं, और निसंदेह उनकी जो कमी है मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। एक और दुखद खबर आ रही है, हमारे गोपाल अवस्थी जी का भी निधन हो गया। गोपाल अवस्थी, ओह, अपने नहीं तो पहले नहीं चाहेंगे कि कोरोना से नहीं हृदय का। ओहो, वो वर्तमान में वहाँ पर दैनिक भास्कर से सिंगरौली में थे। हम ये चाहेंगे कि हमारे जो दोनों पत्रकार साथी का आकस्मिक निधन हो गया है, हम कम से कम हमारे विचार पत्रकार बिरादरी के लिए, शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और तो हम चाहते हैं कि बेबाक आदमी, बहुत ही सरल और सहज थे। बिल्कुल कहने को नहीं कह रहा हूँ। जी जी गोपाल भैया भी मेरे जी 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 बताते थे। एक छोटे से फोन उसके साक्षी हो आपको। गोपाल जी के लिए दुखद, बहुत दुखद है। गोपाल भैया जिनने हमेशा मेरे, जैसे मैंने ज़हीर चचा के बारे में बताया, जब मेरा दूध मूल्य वृद्धि का आंदोलन चलता था, गोपाल भैया उस समय नई दुनिया में थे। उस समय मेरे ख्याल से संपादक जो थे वो अपने उज्जैन वाले जो थे वो थे। और गोपाल भैया बाहर वो जो चौगड्डा था वहाँ चाय पी के मेरे को आता था, 1-1 घंटा बताते थे कि कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है। आज सही में आज का दिन बहुत ही दुखद है। गोपाल भैया की अभी तत्काल में खबर आई है। मैं निसंदेह बिल्कुल अंदर से हिला हुआ हूँ कि गोपाल भैया हमारे बड़े भाई जैसे थे। अब शब्द नहीं है मेरे पास उनको कहना है। हम अपने दोनों साथियों के लिए 2 मिनट का मौन एक चाहते हैं, श्रद्धांजलि सभा का।
फिलहाल चर्चा चौक का हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।